नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एटम निकालिए। एक क्वेश्चन कराएंगे तभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे जाएंगे। दैट इज पेज नंबर 36 का 5th क्वेश्चन देखो। पेज 36 5th क्वेश्चन एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन है। दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। पूछा जा रहा है कि ये जो कॉमन नेम दिए गए हैं इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और साथ में उनका फॉर्मूला क्या है। बात ना करें, चलो कोई प्लान का बताओ रिद्धि। कोई लाइन, तो इसका केमिकल फार्मूला ये कॉमन नेम है। कॉमन नेम का केमिकल फार्मूला CaO और इसका केमिकल नेम बताओ। केमिकल नेम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। और इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ना। हाइड्रोजन ब्रोमाइड NV, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, इसका नाम भी हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही है। और इसमें दिव्यांश क्या क्या एलिमेंट्स हैं। यस, हाइड्रोजन और ब्रोमाइड। नाउ बेकिंग पाउडर दिशा, बेकिंग पाउडर का बताइए। NaHCO3, तो इसका केमिकल नेम क्या है। वो आप बताइए, दीपिका आप बताइए। सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, दोनों ही इसके नाम है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जो लोग और बोलना चाहें तो सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन। पोटेशियम सल्फेट का क्या फार्मूला है आशीष। बोलो। KSO4 मौजूद, आप बताओ। ये काफी अच्छा कर रहे हैं, आप भी बोलो दिग्विजय। K2SO4, K2SO4, तो ये हो गया पोटेशियम सल्फेट। और इसमें दिग्विजय क्या क्या एलिमेंट्स हैं। साची क्या क्या एलिमेंट्स हैं। पोटेशियम और सल्फेट। ये अच्छा लग रहा है, सुनने में ही कितना कूल लग रहा है। ठीक है, पोटेशियम सल्फर और ऑक्सीजन, सही है। चलो अगले चैप्टर पे आ जाओ।
दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। पेपर निकाल लीजिए। ऑफ द एटम, वो वाला फैन चलाओ, इसमें आवाज ज्यादा आ रही है, इसको ठीक करा देंगे। ये चालू करो। ठीक है, इसको चालू कर सकते हैं, ये सही है। नहीं तो उधर जा रही तो आप थोड़ा सा है क्या? हाँ, चलो अब आ जाएगा, दोनों तरफ से आइएगा। चलिए, पहला सवाल, हु डिस्कवर्ड द सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन? संजना, जेम्स चैडविक। 1932। अगला देखो, Na plus has completely filled K and L shells. So sodium, देखिए Na 281, when ये क्या करता है, releases one electron, then forms Na plus cation and completes its octet, और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। ठीक है, नाउ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन is 2-8, in which 2 electrons are in K shell and 8 electrons are in L shell। कहने का मतलब है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है और ये बीच में न्यूक्लियस है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये Na प्लस का स्ट्रक्चर है, जहाँ पर ये न्यूक्लियस है और ये K शेल है, जबकि ये L शेल है। ये बोहर के हिसाब से, बोहर-बरी रूल के हिसाब से फिलिंग की गई है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, Rutherford was interested to know about how the electrons are arranged within the atom. Which metal did he use to make a thin foil Sonakshi? हार्ड सवाल है लेकिन पूछा जा रहा है। हाँ बोलो मोजी। हाँ, गोल्ड फॉइल, दैट इज ही यूज्ड। और उसका थिकनेस कितना था? Yes, he used gold foil of 1000 atoms thick and scattered alpha particles over it, as it is highly malleable। ये कैसा है? Highly malleable and can be beaten into thin sheets। बहुत पतली शीट बनाई जा सकती है, इवन सबसे ज्यादा malleable। ये जो कान के बुंदे का एक मोती होता है, इससे पूरे बैडमिंटन कोर्ट को ढका जा सकता है, 80 मीटर स्क्वायर इतनी जगह। क्वेश्चन नंबर 4, if Z is equals to 5, what would be the valency of element? Sonakshi,
संजना आप बताओ, बोलो। करेक्ट। दीपिका आप ही 3, तीनों का ही आंसर करेक्ट है। दैट इज Z। अगर 5 है देन व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट अनुष्का? यस, इट इज बोरॉन। ये क्या है? बोरॉन जो 13th ग्रुप का पहला एलिमेंट है। अब ये बोरॉन हो गया एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इट्स 2,3 एंड इट्स वैलेंसीज 3। इसकी वैलेंसी कितनी है? ये रिलीज कर देगा 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इट रिलीजेस 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट, ठीक है। नेम द एलिमेंट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, गिव द नेम्स एंड सिंबल्स फॉर द आइसोटोप्स ऑफ प्रोटियम। सोनाक्षी, एक सवाल तो बताना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है मैं 4-5 दे रहा हूँ, एक नहीं, क्योंकि टॉपर है आप क्लास की, तो आपसे बच्चों को प्रेरणा मिलती है। हाँ बोलिए। मुस्कुराने से बात उतनी बनती नहीं है, काम आधा बन जा रहा है। आप प्रियांशु बोलो। हाँ, दैट इज नेम एंड सिंबल ऑफ आइसोटोप। सो द अदर आइसोटोप ऑफ प्रोटियम, ये तीनों मिला के किसके आइसोटोप है? हाइड्रोजन के हैं क्या? दैट इज 1H1 और ड्यूटीरियम। तो ड्यूटीरियम का सिंबल क्या होगा? 1, 2 एंड ट्राइटियम। ट्राइटियम का सिंबल क्या होगा? 1H3। सही है, ये चीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, दीज ऑल 3 आर आइसोटोप्स ऑफ। अगर देखा जाए तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1H1 D और T, तो इन सभी में हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे? अभी जरा फिल कराओ। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने कितने होंगे? 1। यहाँ बताओ 2 और यहाँ 2। यहाँ भी 1 लिखे, 2 कहीं ना लिखे। अच्छा अगला बताओ। इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मान लीजिए ऐसा मैं लिख दूं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? करेक्ट। और प्रोटॉन कितने होंगे? अच्छा वो 0, मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन तो दे दिया ना अपना। ये तो प्रोटॉन का फार्मूला है ना। तो मैं तुमसे यही पूछ रहा हूँ कि प्रोटॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अल्टीमेटली मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रहा हूँ कि प्रोटॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो तुम कितने बताओगे? ठीक है। और ये बताओ इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन में कितने प्रोटॉन होंगे? और प्रोटॉन में कितने न्यूट्रॉन होंगे? बोलो। क्योंकि बस ये प्रोटॉन ही है इसका एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे वो सम होता है P+N। ये चीज क्या होती है? P+, सही। तो ये चूंकि आपकी बुक का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट सेक्शन है, इसलिए मैंने बताया एक्सरसाइज। अब आगे की बात देखो। क्वेश्चन नंबर 6, सोनाक्षी, द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन एंड 10 न्यूट्रॉन्स। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट? 19। और प्रिडिक्ट द वैलेंसी, वो भी बताओ। 2 चीज बतानी पड़ेगी आपको। 1 करेक्ट। आप भी बोलो प्रियांशु। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट? 9 करेक्ट। तो इस तरीके से
कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो या फिर जैसे मैंने कहा तो न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन, ये ना कर देना कि कैटायन के इलेक्ट्रॉन ले लें। अच्छी बात इन्होंने बताई है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ले लो, प्रोटॉन तो कहीं जाते आते नहीं है। या एक और भी चीज कह रही है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम, तब तो वही रहेगा। इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। इसी के बेसिस पर सोनाक्षी ने बताया होगा, क्योंकि बेसिकली इसी पर ही फोकस कर रही है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? ठीक है, सो एटॉमिक नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट इट इज इक्वल्स टू 9। अच्छा, इसका मास नंबर कितना होगा? 19, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर पूछा नहीं गया, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। तो मास नंबर कितना हुआ ऑफ गिवन एलिमेंट इस प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो 9 ये हो गए और 10 ये हो गए। नेम ऑफ एलिमेंट थी फ्लोरीन, तो दैट इज सेकंड। और साथ में इसकी वैलेंसी भी पूछी गई है। नेम ऑफ एलिमेंट, आप जो जरूरी है जो पूछा वही बताइएगा। एलिमेंट इज फ्लोरीन और साथ में फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 27। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी रिद्धि? करेक्ट, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। अब जबकि सोनाक्षी इतना बता ही रही हैं तो उसका फायदा उठाया जाए ना। जस्टिफाई द स्टेटमेंट प्रोटॉन्स आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स। सोनाक्षी, ध्यान से सुनिए, फिर वो 2 बार नहीं बोलती है, एक बार में ही आपको सुनना होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। ऑल एटम्स आर मेड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। So clearly, proton is sub, ये क्या है? Constituent particles of all atoms. Is constituent particles of all atoms. हाँ अनुष्का, justify the statements that neutron is the constituent particles of all atoms. All atoms are made of subatomic particles, neutron and electron. So clearly neutron is a constant. इसीलिए मैं इनका मुरीद हूँ। देखो कितनी क्लियरली वंस फॉर ऑल बता दिया, वहां से टेबल देख लिया कि हाइड्रोजन एटम हैज नो न्यूट्रॉन, सो न्यूट्रॉन इज नॉट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तेज है दिमाग, इसका वो इस्तेमाल करें, वो तुरंत ही देखा जो अभी इसने बताया। अपना एप्लीकेबिलिटी कितनी गजब है कि नहीं। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन बोलता तो ये सीधा यहाँ आ जाती है कि सम एटम्स लूज देयर, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टू पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। सो नाइदर इलेक्ट्रॉन और नॉर न्यूट्रॉन बट द प्रोटॉन इज।
देखो इस चीज है बड़ी बात की नहीं। देखो न्यूट्रॉन में सिर्फ जानकारी के लिए लिखा रहा हूँ, यहाँ बात है, लेकिन आप चाहें तो लिख भी सकते हैं अपने आंसर को और इंप्रेसिव बनाने के लिए। न्यूट्रॉन इज नॉट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। Of all elements as one isotope of hydrogen. कौन सा isotope of hydrogen? That is protium. वो क्या है? Does not have any neutron. Electron is not the constituent particle. Basic particle भी कह सकते हो, basic particle. As some atom, तब भी वो atom ही रहेगा. Release इस जैसे हाइड्रोजन, एग्जाम्पल हाइड्रोजन, release electron to participate in physical reaction. वैसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको वेटेज देने के लिए इतना लिखा जा सकता है। अगला देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल weigh 1 ग्राम? कितने इलेक्ट्रॉन लिए जाएं कि 1 ग्राम बन जाए अनवीक? बहुत अच्छा, तुम सब पहले से पढ़ के आ जाती हो, पहले पेपर देने में का यही मतलब है, सबसे फटाफट आंसर दे देती हो। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने ना। क्वेश्चन नंबर 8 का ये देखो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन मास अपॉन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने कहा मास 1 ग्राम लिया है और 9.001 होता है, कितना होता है मैंने लिखा, कितना होता है अनुष्का? 9 into 10 to the power, मेरे ख्याल से इतना ही होता होगा। 0 1 हो गया, 1 के आगे कुछ है? एक मिनट में चेक करता हूँ, प्रिसाइज चीज बताऊँ आपको। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केजी 9.109 है, उतना नहीं देना है, यही लो 9.1 लो, 9. और एग्जैक्ट कितना है वो मैं बता दे रहा हूँ, 9.10 माइनस 31 लिखा है, सही है। कितनी बात समझाई भाई? आप कितने नंबर है निकालने के लिए गिवन मास और मास ऑफ उस एंटिटी करोगे? अगर एक सेब 100 ग्राम का है तो 1 किलो में कितने सेब चढ़ेंगे? तो टोटल मास अपॉन 100 ग्राम 10 सेब चढ़ जाएंगे। यही तो करते हो, तो वही मैं भी कर रहा हूँ, जरा देखो तो। लेकिन यहाँ तो चीज़ केजी में दी है और ऊपर किस में दी है, तो हम केजी को बदल लें। कैसे बदलेंगे? 9.1 into 10 to the power minus 31 into 1000 कर दो। अब ये भी ग्राम हो गया, ग्राम ग्राम करके चीज नंबर में आ जाएगी। 30 अगर इसमें कम कर दिए जाएं तो क्या होगा? जबकि डेसिमल हटा के मैंने पहले से ही इसे 10 कर दिया है। अब आप -31 और +3 करिए तो बताइए क्या आएगा? 10 to the power माइनस 3 की कम करो, -28 आएगा, -28 आ जाएगा। तो 10 into 10 to the power 28 upon 91। यहाँ तक समझ में आ गई बात? अब चेक करो क्या गया, ये डेसिमल हटा दिया। अभी ऐसा करो, 10 है तो 91 से डिवाइड करो 10 में,
जाएगा नहीं तो डेसिमल लगा के 0 बढ़ाओ। 91 बन जा तो 9 बचा, डेसिमल लगा दिया 0 लगा दिया, डेसिमल था तो 0 लगा दिया। अब सोनाक्षी क्या करें? संजना 0 लगाएंगे क्योंकि अभी अभी 1 0 मैंने एक्स्ट्रा लगाया है तो यहाँ भी 0 बढ़ जाएगा और 9 लिख लो तो कितना हो जाएगा? 9 1 इज 9 और 9 9 जा 81, बस इतना करके छोड़ा जा सकता। तो दैट इज 0.109 इंटू 10 टू द पावर 28। एक 10 इसमें से लेके इसमें डाल दो, वैसे 28 0 है, एक 10 उसमें डाल दो तो 1.09 और 10 की पावर 27 इलेक्ट्रॉन। 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इस तरह से है। ये डेसिमल हटाया तो 1 0 बढ़ गया और फिर उसके बाद तो उधर का काम किया। 1 टन इसमें से फिर मैंने इसमें डाल दिया। अगला देखो, what is atomic mass? Why is atomic mass of fluorine taken as 35.5 U and not as a whole number? Explain. रोहित बताओ, बताइए। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 U क्यों लिया जा रहा है? हाँ, ठीक है। That is chlorine. Gas has 2 isotopes. ठीक है, and percentage abundance यानी उनकी पाई जाने वाली क्षमता इन सैंपल is as follows. जो Cl है 1735 वो है 75% और Cl 1737 it is 25%. When the mean of atomic masses of these two samples is taken, वो करके दिखाना नहीं, बस ऐसे लिख दो। When the mean of atomic masses of these two samples, क्योंकि ये एक ही नंबर का पड़ रहा है ये क्वेश्चन, ज़्यादा नंबर का नहीं पड़ रहा तो इसलिए ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखो now, when mean of these two samples is taken, then average atomic mass, sample तो नहीं है, these two isotopes, comes as 35.5. क्वेश्चन नंबर 9 का ये, the elements are identified by their atomic numbers and not by their mass number. So elements are identified, जिगिशा उनको हम उनके एटॉमिक नंबर से पता करते हैं, मास नंबर से नहीं। ऐसा क्यों? हाँ ठीक है। ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैज same atomic number but number of neutrons in them varies, वो बदलते रहते हैं। So their mass number varies
इसलिए हम उसको कौन सी जर्सी पहनाएंगे या किस नंबर पर रखेंगे उसके एटॉमिक नंबर से तय होता है। मान लीजिए मैंने कार्बन को 6ठे नंबर पर रखा है तो वो 6 उसका प्रोटॉन है इसलिए रखा है, न्यूट्रॉन के बेसिस पे नहीं रखा है कि वो कहे मेरे पास तो 14 है मुझे आगे बढ़ाओ, वहाँ क्यों रखे हो, मैं नाइट्रोजन के साथ साथ रहूँगा, तब तो झगड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से उससे कहा जाएगा 6 प्रोटॉन है अपनी 6ठी जगह पे बैठो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जो यहाँ सब दिया है उनको उनकी जर्सी नंबर दी गई है तो भाई तुम्हारे प्रोटॉन कितने हो उसी की बात करो, इस बात पर ध्यान मत। तो हर एक के 20-20 आइसोटोप्स हैं तो झगड़ा बढ़ जाएगा, फिर तो कहीं भी किसी को भी नहीं रखा जा सकेगा। और प्रॉपर्टीज तो प्रोटॉन के हिसाब से डिसाइड होती है, न्यूट्रॉन के हिसाब से क्या डिसाइड होता है, प्रोटॉन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे रिएक्टिविटी। तो एग्जाम्पल कार्बन 612, इसमें प्रोटॉन क्या है न्यूट्रॉन कितने हैं, सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करो, 6 कार्बन 613 और कार्बन 614। जस्ट ये फिल करके दिखाइए सोनाक्षी, आपकी तो आज बहुत जरूरत पड़ रही है। यहाँ क्या लिखे हैं, बताओ तेज बोलो। 7, यहाँ क्या लिखे हैं, 6 और यहाँ क्या लिखे हैं, 8 करेक्ट। तो इस तरीके से सबके प्रोटॉन फिक्स्ड हैं, लेकिन क्या सबके न्यूट्रॉन फिक्स्ड हैं, नहीं। तो इसलिए हमने वी कॉल एनी एलिमेंट विद इट्स एटॉमिक नंबर का। अगर x के आगे 6 लिखा है तो हम जान जाएंगे कि ये किसका आइसोटोप है, दैट इज कार्बन का। अगला सवाल, बी, state the rules followed by writing the number of electrons in energy cells. That is, rule for writing the number of electrons in different energy cells is governed by Bohr and Bury rule. So that is writing rules followed for filling इलेक्ट्रॉन्स इन बोर एटॉमिक मॉडल। किसमें तुम्हें भरना है, वास्तव में KLMN सेल किसने नाम दिया, n=1 2 3 4 किसने नाम दिया, ये तो बोर ने दिया, उन्हीं के एटॉमिक मॉडल में भरना है। रूल्स फॉलोड फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन बोर्स एटॉमिक मॉडल इज गवर्न्ड बाय बोर एंड बरी रूल। बोर ने खुद भी और बरी ने भी इसमें सजेस्ट किया कैसे हो, क्योंकि उस समय ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो बरी रूल, तो पहला रूल क्या है, बुक से देखो जरा और बताओ, एग्जैक्ट वही लिखेंगे जो रूल होगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए शेल कैन बी गिवन, कैसे दिया जा सकता है, बाई 2n² फार्मूला। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल कैन बी गिवन बाय फार्मूला 2n², वेयर n क्या है, एनर्जी लेवल इंडेक्स, n इज ऑर्बिट नंबर, ये लिखना जरूरी है, और एनर्जी लेवल इंडेक्स, इसका मतलब क्या है, एनर्जी लेवल इंडेक्स कहने का मतलब है कि जो एनर्जी लेवल सेंटर के पास होगा दीपिका, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी कि जो दूर होगा उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा। ये सेंटर के पास ये n=1 है, ये n=2 है और n=3 है। तुम्हें क्या लगता है, ये एनर्जी लेवल्स तो हैं, इन्हीं में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, किसकी हाईएस्ट एनर्जी है, आउटर मोस्ट, क्योंकि अर्थ के पास रहेगी तो लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी, और दूर होता जाए जितना जो अट्रैक्शन से दूर होगा वो उसमें सबसे कम हाईएस्ट एनर्जी।
ठीक है कि नहीं? अब ये एनर्जी लॉस करके यहाँ तक गिरा होगा, तो इससे दिया जा सकता है। अब अगले आगे टेबुलेट देखो कैसे किया गया। फॉर के शेल, शेल नंबर, एनर्जी लेवल नंबर, और तीसरा चीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या लिखोगे? KLMN 1 एनर्जी लेवल नंबर की बात करोगे तो तुम्हें लिखना होगा n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4। और फिर इनमें इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिसाइड करोगे? 2 इंटू 1 स्क्वायर, 2 इंटू 2 स्क्वायर, और फिर तीसरे में क्या होगा? 2 इंटू 3 स्क्वायर और 2 इंटू 4 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर, तो दैट इज 18, और फिर 2 इंटू 4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 32। ये तो पहला रूल हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स आर accommodated in different energy levels as per 2n square फार्मूला। दूसरा रूल बताओ। तुम देख के बता, बिना देख नहीं बताओ। आप बोलो तो The maximum number जो maximum number होता है वो 8 होता है initial electron। सही है, लेकिन किसमें 8 होता है? outer most। आप वो तो बोलो। Maximum number of electrons in outermost shell is, देखो सेकंड रूल, आउटर मोस्ट में कितना होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है? कैन बी अकोमोडेटेड, कितना डाला जा सकता इज 8। थर्ड पार्ट बताइए रोहित। बहुत अच्छा, आप बोलो विश। प्रियांशु। Firstly, the first row fill, then the other row fill. ऐसे नहीं बोलना है, मौजूदा बोलो। Not accommodated with given cell unless the inner cell is filled. इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन स्टेप। कितनी अच्छी इंग्लिश और कितनी क्लियरली बताया। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated, नॉट accommodated इन ए शेल। किसी शेल में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि अंदर की सब शेल भर न जाए, unless inner shells are filled, unless inner shells are filled। पहले अंदर की भरी जाएंगी, ठीक है? जैसे तुम लकड़ी का ढेरी लगा रहे हो और तुमको हम हवा में पहले लगाएंगे, उसके नीचे लगाएंगे तो लग पाएगी? नीचे का सपोर्ट लेके ही तो ऊपर लगेगी, ठीक है? तो दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर। सर वो लाइन से बी के ए पार्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन ए शेल, इन ए। इसका लूप हो गया है। बुक में देखो, बुक के हिसाब से फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर। अगला देखो, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। Why do isotopes show similar chemical properties? संजना। कुछ तो आउटपुट दो।
हाँ बोलो, एटॉमिक नंबर सेम होता है वो 80 एलिमेंट के। बताओ। In atoms of isotopes, atomic number is same with different mass numbers. So these show similar chemical properties because these are atoms of same element. हाँ यही पूछा जा रहा है, बताओ इसका आंसर। तुमने तो क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया। चलो ठीक है। नाउ आइसोटोप्स, थोड़ा सा और बोलना चाहिए था अनुष्का। हैव सेम atomic number, so have same number of, इसलिए उनमें क्या सेम नंबर होते हैं? Of protons and electrons. Due to same number of electrons, these have similar electronic configuration. इनका क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम रहेगा? Due to same number of electrons, तो क्या होगा? These have same electronic configuration. मेरा कहने का मतलब है and hence same valency, इसलिए उनकी वैलेंसी भी क्या होगी? कहने का मतलब है C612 ले लो, C613 ले लो, C614 ले लो, तो इन सब के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 6 6। और बोलो इनका K और L शेल में कॉन्फ़िगरेशन कितना कितना है? 2 4 2 4 2 4। तो इनकी वैलेंसी कितनी हुई? 4 4। ठीक है। सो ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड बाय ड्यू टू देयर वैलेंसी। सभी रासायनिक गुण किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? उसकी संयोजकता के द्वारा। तो वो तो समान है, ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज। सो वैलेंसी क्या है बोलो? इज डिटरमाइनर ऑफ ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज। इतनी बात समझ आ गई? जो वैलेंसी है वो किसी भी रासायनिक गुण का नियामक तत्व है, उसका नीति निर्धारक तत्व है। इसलिए सभी समावयवियों के रासायनिक गुण समान है। Why the atomic number is taken as basis? क्या तुम मास नंबर को बेसिस लेना चाहोगे कि एटॉमिक नंबर को? एटॉमिक नंबर पता चल जाए तो वैलेंसी पता चल जाए। एटॉमिक नंबर 6 है ना, तो तुम जान जाओगे वैलेंसी 4 है। 4 है तो 14 में डाल दोगे, कहोगे कार्बन से जाओ 14 में। तुम उन सब से मिलते जुलते हो जैसा उसके ऊपर वाला है। कसीगेसन पीवी, पूरे अपने ग्रुप के तुम ही लीडर बनो, जाके कंजीनर बन जाओ अपने ग्रुप। कसीगेसन पीवी देख रहे हो 14 ग्रुप का, तो उसका कंजीनर है, ग्रुप लीडर बन गया जाके बैठ। सही? तो क्या लिखोगे? वैलेंसी इज द डिटरमाइनर, ठीक है, विच हैज इट्स बेसिस इन इट्स एटॉमिक नंबर। वैलेंसी का बेसिस कहाँ से उठाते हो? एंड नॉट फ्रॉम मास नंबर। विच हैज, अपने लैंग्वेज में लिख लेना, इट्स बेसिस इन एटॉमिक नंबर एंड नॉट इन मास। इसीलिए atomic number is the only factor which determines the location of any element in periodic table। समझ में आया? किसी तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति का निर्धारण कौन करता है? उसकी परमाणु संख्या, ना कि उसका परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर डिटरमाइंस, तुम कहाँ जाओगे तुम्हारी जर्सी का क्या नंबर बैठेगा? एटॉमिक नंबर डिटरमाइंस द position या location of any element in periodic table। Atomic number determines the position। रिद्धि इस चीज को बेहतर समझती, वो उसी के ठीक नीचे बैठी हैं।
that is determines the position of element. ठीक है, in periodic table. आगे देखो अगला सवाल। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, आइडेंटिफाई द ईच ऑफ फॉलोइंग वेदर दे आर आइसोटोप्स और आइसोबार्स। तो तुमको ये बताना है स्वास्तिका, इन दोनों को जरा देख के तो बताओ, तुमको ये आइसोटोप लग रहे हैं? So these are isotopes. क्यों isotopes हैं? Of same element. सही कह रही हो। As their atomic number is same. वैसे किसके आइसोटोप हैं? हाँ, तो बहुत जानती हो। These are isotopes of oxygen. देखो ये देख के तुरंत बता दिया। These are isotopes of oxygen. तृप्ति आप भी कुछ बता दीजिए, डी के बारे में कुछ बताइए। किसके आइसोबार से ये? आर्गन और कैल्शियम। सही। So that is X 1840 and X 2040 are isobars. संजना ये आइसोबार्स क्यों हैं? सेम मास नंबर डिफरेंट। अच्छा, are isobars as these have same mass number but different atomic number, but different atomic number। यहाँ तक की बात सही हो गई। अच्छा अनुष्का, ये जो आइसोटोप्स होते हैं इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन तो नहीं होते ना। इनमें क्या सेम होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन या फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी, क्या सेम होता होगा इसमें? बस मास नंबर ही सेम है और कुछ भी सेम नहीं होता ना, क्योंकि एक गैस है, आर्गन गैस है और ये है कैल्शियम, ये सॉलिड है, तो फिजिकल और केमिकल कहाँ मिल पाएंगे? और ना प्रोटॉन सेम है, प्रोटॉन सेम है क्या? इलेक्ट्रॉन सेम है क्या? न्यूट्रॉन सेम है क्या? सिर्फ मास नंबर सेम। तो पहला वाला क्या है? दिस सिंबलाइजेज आर्गन, व्हाइल दिस सिंबलाइजेज कैल्शियम। X 1840 is argon और X 2040 ये क्या चीज है? Is कैल्शियम। हाँ बोलो। हाँ? न्यूक्लियन, जो न्यूक्लियस में जो रहते हैं वो न्यूक्लियन है। ये दोनों ये पूरे न्यूक्लियन है, न्यूक्लियस में जो रहते हैं। जैसे जो इंडिया में रहे इंडियंस, इटली में रहे इटलियंस, तो न्यूक्लियस में रहे। इंडिया में रहने वाले सभी जेंट्स और लेडीज इंडियंस हैं, तो न्यूक्लियस में रहने वाले आइसोबार में नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आर सेम। Whoever resides in nucleus, कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो न्यूक्लियस। ये बात तुमको समझ में आ गई? अभी जब आगे की क्लास में जाओगे तब तुमको पता चलेगा कि न्यूक्लियस में सिर्फ 2 ही सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं रहते, 200 रहते हैं। लेकिन अभी छोटी क्लास में तो अभी 2 ही सीखो, बड़ी क्लास में जाना तो और सीख लेना, अभी जल्दी क्या है? ठीक है, चलो धीरे धीरे तुमको पता चलेगा। अगला सवाल देखिए,
क्वेश्चन नंबर 12. Two elements are represented by Sanjana, that is 12 and 24, and X 17 and 35. क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकती हैं कि which of these elements will lose electron and will gain electron? इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? पहले तो इसका नाम बताओ, ये है क्या चीज, कौन सा है? दीपिका बोलो। और वो कौन सा है? ठीक है, सो दिस इज Mg। पर उधर भी लिखते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं इधर लिख देता हूँ। और ये इसे क्या लिखोगे? क्लोरीन। अगर वो उस साइड है तो वो सही है। सही नहीं होता है, उधर पे चार्ज लिखा जाता है, लिख दिया उन्होंने। इधर पर क्या लिखा जाता है? इधर पर लिखा जाएगा मास नंबर, इधर लिखा जाएगा ये, इधर लिखा जाएगा चार्ज। मान लो मैं ऑक्सीजन ही लूं तो यहाँ चार्ज लिखा जाएगा, और यहाँ इसकी एटॉमिसिटी जैसे O2, ये लिखा जाएगा O2 माइनस, और यहाँ क्या क्या लिखा जाएगा? सबके अपने प्लेस बने हुए हैं। नीचे का प्लेस किसके लिए बोलो? एटॉमिसिटी, कितने से वो मॉलिक्यूल, ये किसके लिए? अब लिख लिया है तो बुक को तो कुछ नहीं कह सकते, पहले कहीं नहीं लिखा होता है। आजकल ये चीज़ होती नहीं, लेकिन है तो मानना चाहिए। अब उसका क्या कर सकते हैं, समझ लो बस, काम चलाओ। और ये किसके लिए है? मास नंबर। और ये किसके लिए है बोलो? एटॉमिक नंबर। बोलो सही है। और सेंटर में क्या है? दैट इज सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट। हाँ दीपिका, ये मुझे बताओ, विच ऑफ दीज विल डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड विच ऑफ दीज विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन? मैग्नीशियम डोनेट करेगा, क्लोरीन। सही है, मैग्नीशियम। सो Mg इज मेटल, ठीक है। इट्स कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस जरा टर्न का बना के दिखाओ, 282। बोलो बात समझ में आ गई? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 282। सो इट विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन and form bivalent cation to complete its object. So it will donate 2 electron to form bivalent। वैलेंट लिख दो, फिर कैटायन तो लिखा ही जा रहा है। इतनी बात हो गई। यही सारा सेंटेंस सोनाक्षी तुम क्लोरीन के लिए बोल के दिखाओ, जितना दीपिका ने बोला। Chlorine is non-metal. Chlorine is non-metal. Its configuration is 287. Its configuration is 287. So it will gain 1 electron. So it will gain 1 electron. आगे बोलो। मोनोवैलेंट बताती नहीं हो। सो इट विल फॉर्म, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तभी कैटायन बोल रही हो। मोनोवैलेंट एनायन एंड फॉर्म Cl माइनस। और यहाँ क्या लिख दो? दैट इज Mg। यही तो पूछा गया, ठीक, अच्छा बताया। अब यहाँ देखो, which of these element will lose and gain electron, बता दिया। what is the number of electron an atom loses, gain और share chord, उसे क्या कहते हैं तृप्ति? what is the number of electron जो लूज किए जाते हैं किसी केमिकल बॉन्डिंग में, या गेन किए जाते हैं, या शेयर किए जाते हैं, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? यस, इट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। जैसे क्लोरीन ने गेन किया, मैग्नीशियम ने लूज किया, और कहीं कोई शेयर भी तो करता होगा H2 में। H2 में शेयर होता है कि नहीं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन
lost or shared by, ठीक है, atom during chemical bonding, during chemical bonding. इस सेंटेंस को पूरा करो लवनिका। हार्ड सेंटेंस है लेकिन पूरा करो। इतना सबसे कठिन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आशीष आप करो। सही है। इट इज कॉल्ड वैलेंसी। अब तुमसे सरल प्रश्न पूछेंगे, ठीक? नाउ अगला देखो, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, दैट इज एक्स क्या दिया गया है, 17, 35। So valence electron is the valence. जो आउटर मोस्ट है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी 1, तो वो 1 ही तो लेगा। 7 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जितने लिए या दिए जाते हैं वो वैलेंसी हो। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। अच्छा ये देखो, इसका KLN सेल में क्या होगा, 287, और Y का भी बता दो, 12, 24, 282। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, That is what is the number of valence electron। जिज्ञासा, ये मुझे बताओ कि Na प्लस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बताओ। 8। That is the electrons in outermost cell in an atom is called its valence electron। तो Na प्लस की जरा कॉन्फ़िगरेशन बताओ। KL 28। सही है। अब जरा इस चीज को मैं कंफर्म करूं कि क्या अगर ऐसा होगा तो आउटर मोस्ट को तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म कर लेता हूं सब कुछ। Na प्लस हैज हाउ मच वैलेंस इलेक्ट्रॉन? सोडियम आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? How many valence electrons are there in a nucleus? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? जो आउटर मोस्ट है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इट हैज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, चलो अच्छा बताया आपने। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, चाहे कोई आयन होगा तो भी आउटर मोस्ट ही लिया जाएगा। अब हर आयन में जो भी हो, जैसे शुरुआत वाले हैं कि बेरिलियम में तो 2 है, तो उसमें वो क्या कर पाएगा, लेकिन यही है। So its valence electron is 8।
अगला देखो, ऑक्साइड आयन अविश। पहले ये सोचो ऑक्साइड आयन है, इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फिर के और एल में कितने हैं। ऑक्साइड आयन का तो 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ जरा कितनी है। 8। ठीक है, ये तो तुमने चालाकी से अच्छा बताया, दिमाग लगा के। अब लेकिन रोहित से भी पूछें, सभी के विचार लेने जरूरी हैं। रोहित, जैसे ये ऑक्साइड आयन है तो ये कह रहे हैं 8 है, तुम्हारे हिसाब से ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इसकी ये बताओ। O2 माइनस के टोटल कितने। करेक्ट, तुम तो बहुत अच्छा जानते हो। देखो इन्होंने बहुत अच्छा बताया, सब लोग सीखो रोहित की बात। इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन में जब 8 होता है और उसने 2 और ले लिए, बहुत चालाकी से आंसर दिया रोहित ने। समझो ये सैनिक स्कूल में भर्ती, समझो इनकी बहुत बड़ी बात कही, समझे ना कितनी बड़ी की। जब ये 8 है तो इसमें 2 6 है, आउटर में 6 है और इसने 2 और ले लिए, तो उन्होंने तुरंत दिमाग लगाया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इन्होंने कहा इसमें 8 हो। अच्छा, अविश ने भी यही कहा कि नाउ दीज आर हैविंग 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बताओ। अब 10 हो, 2 ले लिए ना। ऑक्साइड आयन है। नाइट्राइड आयन में कितने होते हैं। हाँ, टोटल इलेक्ट्रॉन करेक्ट, आप भी बोलो 10। ऑक्साइड आयन में, क्लोराइड, ये फ्लोराइड आयन में आपको बताना है। फ्लोराइड आयन में अविश ने तो हिंट दे दिया, बस आपको बताना है। फ्लोराइड 10। सोडियम आयन में, मैग्नीशियम आयन में, नियॉन में, एल्यूमिनियम आयन में, कमाल है, आपने तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की ना डाली ना, एक बार बताया था कि नहीं। और वही अविश कितनी देर से बोल रहे थे कि सर ये ले रहा है, इसमें 2 बढ़ाओ। रोहित ने उसी को एम्फसाइज किया कि इसलिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो चार्ज देख के लोग बोलते हैं तो ले लिया। इनको मालूम है कि किस चौकी पर दुश्मन आ रहा है, हर चीज, ये हर चौकी पे माता की चौकी लगा बैठ गए। चलो अगला सवाल देखो, दैट इज, जबकि इन्होंने बता दिया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी तो बताओ। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, if K and L shell of atoms are full, then what will be the total number of electron in an atom? What is the valency of this element? Name the element. रिद्धि ही इसे बता सकती है। 10। और वो कौन सा, उसकी वैलेंसी क्या है और उसका नाम क्या है। That is KL, तो 2 8, तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ 10, तो एटॉमिक नंबर बताओ वो भी 10, इतना हो गया। सो नेम ऑफ एलिमेंट बताइए। ये लोग खुद डिस्कस करते हैं, तभी तो अभी इतना तेज हो गया है, हर चीज डिस्कस से तेज हुआ है। तो ये चीज क्या हो गई, नियॉन। अब देखो नेम, व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी बोलो अविश, वैलेंसी बताइए। 0। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। हाँ, ये क्योंकि 8 है, यही वैलेंस है, वैलेंसी 0 है। नेम द एलिमेंट, इसका बी पार्ट देखो, गिव अलोंग साइड
is given alongside the atomic structure of atom of element, ठीक है, of 1123 according to Bohr model. What is wrong in this structure, आशीष? इसमें क्या तुम्हें गलत दिख रहा है? बताओ। हैं? क्या? आउटर मोस्ट में 9 डाल दिया और सेंटर को जरा डॉट दिखाओ, वो भी एक ऑर्बिट दिख रहा है। न्यूक्लियस को हमेशा ब्लैक कलर से दिखाते हैं, नहीं तो एक ऑर्बिट जैसा लग रहा है ना। तो इट इज इन सेकंड ऑर्बिट, क्या लिखोगे? इन सेकंड ऑर्बिट 9 इलेक्ट्रॉन्स आर शोन, व्हाइल इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? कैपेसिटी इज 8, तो इसलिए यहाँ 2 दिखा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और थर्ड शेल बनाओ। थर्ड शेल में 1 दिखा दो, इस तरीके से दिखाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर बी, इसी का सेकंड देखो, बी का फर्स्ट देखा है। ड्रॉ ए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, क्योंकि करेक्ट भी मैंने ड्रॉ कर लिया। और वैलेंस, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोराइड। सो इसके क्लोराइड का केमिकल फार्मूला बताओ। केमिकल फार्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड इज, अविश बोलो, ऑफ इट्स क्लोराइड का क्या रासायनिक सूत्र है? NaCl, बताया करो। C, valency of an element X is 3 while that of Y is 1. वैलेंसी दे रहा है X और Y की, तो वैलेंसी एक की 3 है और एक की 1 है। राइट द फार्मूला ऑफ इट्स कंपाउंड। 3 को तुम मन में सोचो कि कौन सा एलिमेंट हो सकता है, जरा सोचो। जिसकी 3 की वैलेंसी होती तो एल्यूमिनियम हो सकता है, जिसकी 1 की होती हो वो कौन सा हो सकता है? सोडियम हो सकता है। और अब इसकी जरा ऑक्सीजन के साथ एक कंपाउंड का फार्मूला विद ऑक्सीजन, कंपाउंड फार्मूला, और भी हो सकते हैं, पूरे ग्रुप का कोई भी हो सकता है। तो फिर जैसे ये देखो तो बताओ, Al का बनाओ जिसकी 3 वैलेंसी है, बोलो थोड़ा बताइए। अनुष्का आप ही बताइए। Al अगर ऑक्सीजन के साथ बनाए तो क्या बनाएगा? जैसे Al हो गया और O हो गया, तो इसकी 3 वैलेंसी, इसकी 2 वैलेंसी, तो क्या बन जाएगा? हमें Al लिखना नहीं है, हमको लिखना X है। तो O के साथ बनाओ तो क्या फार्मूला बनेगा? सही है। ये जस्ट मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये तो तुम लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो जैसे लिखो X2O3 और यहाँ लिख देना एग्जाम्पल Al2O3, बोलो समझ में आई बात? ऐसे ही Y का बनाओ, जैसे Na और O 1 प्लस और 2 माइनस, तो क्या बनाओगे? Na2O। अगर इसी तरह से Y का बनाया जाए तो Y 1 प्लस 2 माइनस, तो क्या फार्मूला बनेगा? देखो Y2O, और एग्जाम्पल के तौर पर क्या दिखाओगे? Na2O। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। The ratio of radii of hydrogen and nucleus is this। तो रेशो दिया गया है, तुमको इस बात की जानकारी है, यदि ये न्यूक्लियस है और ये एटम है, इसका साइज कितना होगा? -15 मीटर, और एटम का साइज कितना होगा? -10 मीटर, 1 लाख गुना बड़ा। ये न्यूक्लियस है और ये क्या है? एटम, पूरा एटम। ये पूरा क्या है? ऑर्बिट तक पूरा लोगे तभी तो एटम माना जाएगा। एक एटम में ऑर्बिट भी तो लेनी पड़ती,
अच्छा, तो इनका रेशो जरा देखो, ये H एटम है, कौन सा एटम है? H एटम। ऐसा रदरफोर्ड ने दिखाया था। तो आप मुझे बताइए रेडियस ऑफ H एटम, जो न्यूक्लियस, जो पूरे डायामीटर है उसका हाफ कर दो तो क्या रेडियस है, और इसका हाफ कर दो तो न्यूक्लियस का रेडियस हो जाएगा। तो बोलो रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ H एटम, अभी मैं डायामीटर दिखा रहा हूं, और रेडियस की जगह अब क्या लिखोगे? रेडियस ऑफ इट्स न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई तो प्लूरल होता है, तो तुम ऊपर वाले में 10 to the power -15/2 करना, क्योंकि डायामीटर का आधा क्या होता है? रेडियस, और नीचे एटम के डायमीटर का भी आधा कर दो, तो बाई 2, तो क्या 2 से 2 कट जाएंगे। और अब बताओ क्या हुआ? -15 अपॉन 10 to the power -10, यदि -10 ऊपर चला गया तो तुमको क्या लगता है? क्या 10 to the power -5? ये जानकारी तुमको दी गई है, ये तो दिया गया, समझ में आ गई बात? कि हमने कुछ नहीं किया, डायमीटर का आधा कर दिया, इसका तो उनका रेशो आएगा रेडियल रेडियस का, जो डायमीटर का रेशो होगा। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का 1/4 है, तो उसका डायमीटर भी 1/4, रेडियस भी 1/4, सरकमफ्रेंस सब है। अच्छा, assuming the atom and nucleus is spherical, what is the ratio of their sizes? तो अच्छा, ऊपर क्या दिया था बोलो? एटम का ऊपर रखा, देखो हमने गलती कर दी, हमें एटम का ऊपर रखना चाहिए, तो ऊपर कितना लिखना चाहिए था? -10। न्यूक्लियस का नीचे रखना, तो न्यूक्लियस का कितना रखना चाहिए था बोलो? -15। तो अब ये अगर ऊपर -10 रखो, एटम बड़ा होता है ना, अगर एक कॉस्को की वाल एक न्यूक्लियस है, तो जोधपुर की टेरिटरी पर इलेक्ट्रॉन चेक होगा, इतना बड़ा ऑर्बिट होता है। मैं तुमसे कहूँ कि जोधपुर अगर एक एटम है, तो इसके अंदर एक मेरी कॉस्को की वॉल ढूंढ दो, ऐसा न्यूक्लियस को ढूंढ। तुम्हें समझ में आ गया? तो अब बताओ कितना हो जाएगा? -10 और +15, तो आंसर पीछे कितना दिया बताओ? इसमें 5 टाइम्स है कि नहीं? एटम इज 1,00,000 गुना बड़ा, 10 to the power 5 times larger than न्यूक्लियस। आगे पढ़ो। What will be the ratio of their sizes? तो उनके साइजेस का रेशो क्या हो जाएगा? That is सेम हो जाएगा, कोई भी चीज। तो रेशो ऑफ साइजेस इट इज इक्वल्स टू, फिर से समझो, ये तुम्हें किसका किसका रेशो दिया है बोलो? रेडाई ऑफ एटम अपॉन रेडाई ऑफ न्यूक्लियस। और तुम्हें साइज चाहिए, तो क्या तुम्हें डायामीटर चाहिए? बोलो। लेकिन डायामीटर का फार्मूला तो बताओ, 2 टाइम्स रेडियस और 2 टाइम्स इसका रेडियस। साइज तो पूरा लेना पड़ेगा, रेडियस से थोड़े ना चलेगा। रेडियस दे रखा है, पूरा साइज का रेशो पूछ रहा, रेडियस दे रखा है ना, रेडियस का। तो तुम क्या कर दो, ये काट दो और बोलो इनका रेशो कितना आया, तो यही आंसर सही। ये तुम्हें समझ में आ गया ना कि रेडियस का रेशो दे रखा है, तुम्हें चाहिए साइज का। साइज क्या होता है किसी डायमीटर, तो डायमीटर की जगह क्या लिखा? अगला सवाल देखो, बी, इफ एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लैनेट, मान लो अर्थ की बात की गई, तुमको ये बात मालूम है कि अर्थ का रेडियस कितना होता है? तुमने आपने ये पढ़ा हुआ ग्रेविटेशन, अर्थ की रेडियस कितनी होती है? That is 6.4 और into 10 to the power 6400 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 6400 किलोमीटर। ये अर्थ का रेडियस है। इफ एटम, ये अगर एटम है तो तुमको न्यूक्लियस का साइज चाहिए, तो क्या लिखोगे? अब ये क्या लिखा था? देखो, साइज ऑफ एटम अपॉन साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो तुम क्या लिखोगे बोलो? कितना आया था? 10 to the power 5 आया था, नीचे 1 ऐसे ही लिख लो। अब वो कह रहा एटम कितने साइज का है बताओ?
इफ एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लैनेट, साइज ना लिख के रेडियाई लिखो, क्योंकि रेडियस दे रहा है ना, क्या दे रहा है, दैट इज रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो अब एटम को अर्थ मान लिया गया, क्या माना गया है, देखो, तो इसकी जगह ये डाल, न्यूक्लियस अपने आप आ जाए। पूरी अर्थ को एटम मानो तो न्यूक्लियस कितना बड़ा, इससे कुछ तो आइडिया लगेगा तुमको। कह रहा है एटम ही मान लो पूरे अर्थ, थोड़ा तो आइडिया लगेगा ना न्यूक्लियस कितना बड़ा होता होगा। कह रहा है एटम इज ऑफ द साइज ऑफ अर्थ, और रेडियस दे रहा तो मैं रेडियस ही लिख देता हूँ, सही है कि नहीं। तो अब रेडियस का फार्मूला दे ही रहा है, वही रख लेगा। यहाँ क्या लिखूंगा, 6.4 into 10 to the power 6 divided by, that is now, अब इसका क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इट इज 10 to the power 5/1, तो क्या होगा, अब देखो नाउ इसको उधर ले जाओ और 6.4 into 10 to the power 6 upon 10 to the power 5 इधर आ जाएगा, वहां की चीज नीचे, यहाँ की चीज ऊपर, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो ये 5 से कट जाएगा, और 10 to the power 6 minus 5, तो तब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या रहेगा, 6.4 into 10 to the power 1, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो कितना हुआ, 64 मीटर, कितना हो जाएगा, 64 मीटर। समझ में आई बात, चलो हाँ सर बोलिए, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। आपको जाना है रिद्धि, आप जाइए, मम्मी को कहीं जाना है आपके साथ, ठीक है, ठीक है। 64 मीटर क्या हो गया, इज साइज ऑफ न्यूक्लियस, मतलब ऐसा आप समझ सकते हैं कि 20 स्टोरी बिल्डिंग, इतना बड़ा साइज है ना, तो तुम ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ये तुमको पता चल गया, ये दिया है, ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लिया जाए, कुछ और इसमें, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया सवाल, ये चीज दी गई है कि नहीं। तो अब इसको क्या लिखोगे, 2r ऑफ एटम और अपॉन 2r ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ तक समझ में आया, इट इज 10 to the power 5/1, यहाँ तक समझ में आ गई बात, ठीक। अच्छा r कितना दिया है, तो इस चीज को और सही करो, रेडियस कितना दिया है, 2r को तो तुम ये समझते हो ना साइज ऑफ एटम, और इसको क्या समझते हो, साइज ऑफ न्यूक्लियस। r की वैल्यू ये रखो, क्या रखोगे 2 के साथ, बोलो 6.4 into 10 to the power 6, और नीचे लिख दो साइज ऑफ न्यूक्लियस, क्या लिख दो, थोड़ा सा अंतर आएगा सवाल में, क्योंकि रेडियस की जगह रेडियस रखा, नीचे क्या लिख दिया पूरा साइज ऑफ, वो 2 उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हें न्यूक्लियस का साइज निकालना। अच्छा, दैट इज इक्वल्स टू 10 to the power 5/1, यहाँ तक सही है। अब उसके नीचे लिखो, तुमको एक दूसरा मेथड बताएंगे इसके लिए, तो इसके नीचे 10 to the power 5 लिखो, यहाँ लिखो साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये देखो, तो 2 into 6.4 into 10, ये क्या हो गया, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये 5 उधर माइनस हो गया, तो कितना हो गया, into 10, साइज ऑफ न्यूक्लियस 128 मीटर, ये क्या हो गया, साइज ऑफ न्यूक्लियस। फिर से समझो, इफ 1 मीटर इज साइज ऑफ न्यूक्लियस, तुम्हें ऐसे समझना होगा, 10 to the power 5 मीटर इज साइज ऑफ एटम, देन ठीक, साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना है बोलो,
साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 1 मीटर। ये बात तो तुम रोहित समझ गए कि नहीं? अगर मीटर मीटर में माना जाए तो ऊपर यही तो रेशो है, एटम बड़ा होगा न्यूक्लियस छोटा होगा। बिल्कुल यूनिट फैक्टर से समझा रहा हूं। यदि ये साइज एटम का है तो ये न्यूक्लियस का है 1 मीटर। अब जरा देखो, इफ 1 मीटर इज साइज ऑफ एटम, बोलो अब 10 केले का दाम दिया और 1 केले का दाम पूछे तो क्या करोगे? देन साइज ऑफ न्यूक्लियस को क्या लिखोगे? 10 to the power 5 मीटर। यहाँ तक सही है? अब बोलो एटम का साइज कह रहा है अर्थ के बराबर, तो जरा इसका डबल करके पूरा साइज तो निकालो। तो एटम का साइज बिल्कुल यूनिट फैक्टर से समझो, जो 6 से कर रहे हो और कुछ ना करना। सो इफ दैट इज 12.8, 6.4 का डबल कितना होता है बोलो? 12.8 इंटू 10 to the power 6 मीटर। अगर एटम है, इतना बड़ा अर्थ के बराबर एटम ही हो जाए तो न्यूक्लियस कितना होगा? तब क्या करोगे? 1 केले का दाम दिया और इतने का पूछे तो क्या करोगे? 1 मीटर मीटर को तो कट कर दो, 1/10 to the power 5 और इंटू 12.8 इंटू 10 to the power 6। और उसका ये समझ में आया तुमको? अब फिर इससे क्या करो? 12.8 इंटू 10 बचा, क्योंकि यहाँ 5 जीरो है, यहाँ 6 है, तो ऐसे में 128 मीटर यानी बुर्ज खलीफा के बराबर ही न्यूक्लियस होगा। यदि पूरी धरती एटम है तो बुर्ज खलीफा उसका न्यूक्लियस है। कितना बोलो? उतने ही तो उसमें 3-3 मीटर की होती, 40 मंजिल की है बुर्ज खलीफा। चलो कितना ही रखो, इसी मेथड से कर लेना, ही आसान है। चलो अभी आप लोग इसको ट्राई करो, इसको करो। 6:30 तक आपका पेपर चलेगा और मैं मैसेज भेज दूंगा, मैम पेपर दे देंगे। ओके, थैंक यू आशना। Thank you, sir. ओके।